सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत चाइना संबंधों पर और समझने का प्रयास करेंगे कि सीमा तनाव के बाद भारत और चाइना के संबंधों में कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन देखे जा रहे हैं। इन सकारात्मक परिवर्तनों के पीछे कौन कौन से प्रमुख कारण हैं, इन कारणों का इंडो पैसिफिक के जियोपॉलिटिक्स से क्या संबंध है, और साथ ही समझेंगे कि संबंधों में जो परिवर्तन देखे जा रहे हैं, यह परिवर्तन किस डायरेक्शन में कहां तक पहुंच सकते हैं। आइए थोड़ा सा समझते हैं। लेकिन जब भी हम भारत और चीन संबंधों को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले यहां की जो सीमा विवाद है उसको हमें देखना पड़ता है। आपको पता है कि दोनों देशों के बीच जो सीमा की लंबाई है वह 3488 किलोमीटर है। इसका विस्तार लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। 1962 से लेकर वर्तमान समय तक यहां पर जो सीमा तनाव है कई बार जो है कि संघर्ष में तब्दील हो चुका है, और यहां पर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होती रहती है जिससे हमेशा यह डर रहता है कि दोनों देशों के जो संबंध हैं तनावपूर्ण हो सकते हैं, और कई बार तनावपूर्ण हो चुके हैं, लेकिन दोनों देशों ने किसी न किसी तरह से उसको युद्ध में तब्दील नहीं होने दिया। लेकिन यहां पर जो तनाव है सीमा पर, यह हमेशा किसी न किसी रूप में बना रहा है। दरअसल है क्या, ये जो सीमा क्षेत्र है यहां पर दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं, और इस पर जब असहमति उत्पन्न होती है तो यह असहमति तनाव में तब्दील हो जाती है, और तनाव क्या करता है, दोनों देशों के संबंधों को काफी गैप क्रिएट कर देता है। जैसा कि अगर आप देखें तो 2019 से पहले या 2019 की स्टार्टिंग में अगर देखेंगे तो दोनों देशों के संबंध आपको काफी अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही सीमा तनाव का इशू आया, दोनों देशों के संबंध आपको सबसे वर्स्ट कंडीशन में देखने को मिले। दरअसल है क्या कि जो एलएसी वाला क्षेत्र है, अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला क्षेत्र है, जिसके पास अगर देखें तो ये जो डेफसांग वाला क्षेत्र है, दौलत बेग ओल्डी वाला क्षेत्र है, गलवान घाटी वाला क्षेत्र है, पैगोंगसो झील वाला क्षेत्र है, फिंगर एरिया है, और जो डैमचुक एरिया है, यहाँ पर क्या होता है, कभी ना कभी किसी न किसी रूप में तनाव देखने को मिलता है। और यही तनाव जो है कि पिछले एक साल से सीमा पर बना हुआ है। 15-16 जून की अगर हम रात को देखें तो यहां पर गलवान घाटी में हिंसा हुई थी, और यह हिंसा युद्ध के प्रारंभिक बिंदु तक पहुंच गई थी। इस हिंसा में हमारे 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, तो वहीं 40 से 45 जो चीनी सैनिक हैं उनकी भी मृत्यु हुई थी। और इसी प्रकार का एक तनाव हमें 29-30 अगस्त 2020 को भी देखने को मिला था, और यह तनाव कभी भी युद्ध में तब्दील होने वाले तनाव में से एक था। सीमा तनाव को कम करने के प्रयास दोनों देशों के द्वारा लंबे समय से किए जा रहे थे, और कुछ दिन पूर्व ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने संसद में यह बयान दिया कि महीनों से जारी भारत चीन सीमा तनाव अब खत्म हो गया है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत सीमा तनाव के बीच एलएसी के पास पैंगोंगसो लेक विवाद पर समझौता हो गया है, और यहां से दोनों देशों की जो सेनाएं हैं पीछे हटेंगी। स्वाभाविक है, जब स्टैंड ऑफ कम होगा या फिर जो है कि वहां पर जो दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी, थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो तनाव क्या होगा, कम होगा। उन्होंने कहा कि चीन जो है फिंगर 8 पर अपना नियंत्रण रखेगा या वहां तक वह रहेगा, और भारत फिंगर 3 पर जो है कि उसकी उपस्थिति बनी रहेगी। कुल मिलाकर यह कहा गया कि जो पुरानी कंडीशन है उसको प्राप्त किया जाएगा। तो अब आपके लिए प्रश्न होगा कि आखिर ये जो संबंध इतने तनावपूर्ण हो गए थे, जो कभी भी युद्ध में तब्दील हो सकते थे, उनमें परिवर्तन कैसे आए और तनाव क्यों कम हुए। तो सबसे पहला कारण तो यह है कि जो चीन की आक्रामकता थी यह असफल हो गई है। जैसा दादागिरी वह दक्षिणी चीन सागर वाले क्षेत्रों में या अन्य अपने पड़ोसी जो है कि देशों के साथ करता आया है, वह यहां पर सफल नहीं हो पाया, और भारतीय सेना ने क्या किया है, मजबूत तरीके से उसका प्रतिकार किया, उसका मुकाबला किया, और उसको पीछे ढकेलने में सफल रही। और इसके वजह से क्या हुआ कि चीन जिस मंशा को लेकर आगे
बढ़ा था वह असफल हो गया है। और ये असफल होने के कारण चीन को क्या था कि उसके लिए सम्मानजनक यही था कि वह पीछे हट जाए। दूसरा कारण यह था कि एक वर्ष के तनाव में चीन की जो है कि काफी वैश्विक आलोचना हुई। सबके सामने ये समझ में आया कि कैसे चाइना जो है कि इंडिया वाले क्षेत्र पर तनाव क्रिएट कर रहा है, कैसे वो क्षेत्र का अतिक्रमण करना चाहता है। और इसी के साथ क्या हुआ कि जब इसकी वैश्विक आलोचना हुई तो इस आलोचना में कई देशों ने भारत का पक्ष लिया और कहा कि चाइना जो यहां पर कर रहा है, जो साम्राज्यवादी विस्तार अपना करना चाहता है, वह गलत है। तो इस तरह से एक वैश्विक जो है कि उसके ऊपर प्रेशर था। ठीक इसी तरह से भारत को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ जो संबंध मजबूत हुए और भारत द्वारा रूस के साथ अपने जो संबंध मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उन संबंधों में चाइना एक तरफ अलग थलग पड़ रहा था। तो उसके लिए जरूरी था कि वह सभी से संबंध खराब करने से अच्छा है कि वह क्या करे, अपनी यथा स्थिति पर लौट जाए, क्योंकि उसने जो सोचा था वह सफल नहीं हो पाया, या फिर उसको लगा था कि वह जो है कि दुनिया को यह दिखा पाएगा कि वह सबसे बड़ा सुपर पावर है, उसमें भी असफल हो गया है। और उसको यह भी पता चल गया कि अगर इस समय वह साम्राज्यवादी नीति अपनाएगा तो बहुत से देश उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसी के साथ साथ भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा दिया और चीनी निवेश और चीनी ऐप पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। अर्थात आर्थिक रूप से भी भारत ने जो है कि चाइना को काउंटर करने का प्रयास किया और इससे चाइना के सामने जो विश्व का सबसे बड़ा बाजार इंडिया का है वह उसके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। और एक तो यह तो कुछ वह चीजें थी जिसमें क्या था, चाइना को सोचना था। दूसरा, अब चाइना को भी कोविड के बाद अगर अपनी व्यवस्था को गति देना है तो उसके लिए जरूरी है कि वह क्या करे, भारत जैसे बाजार के साथ अपने संबंधों को मधुर रखे और अपने प्रोडक्ट बेचे, न कि अपनी सेनाएं भेजकर हिंसा को बेचे, क्योंकि हिंसा की कोई जगह नहीं है। तो स्वाभाविक है कि चाइना का झुकाव अब किस ओर हुआ है कि उसको क्या करना है, व्यापार करना है, ना कि सीमा तनाव क्रिएट करना है। इसके अलावा अमेरिका में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है और अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वह क्या करेगा कि अमेरिका और चीन के संबंधों को डिसाइड करेगा। अर्थात चाइना अगर साम्राज्यवादी नीति अपनाता है तो पुनः जो है कि चाइना और अमेरिका की दूरी बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका क्या करेगा, उसके साम्राज्यवाद का विरोध करेगा, भारत का पक्ष लेगा। इसलिए अगर चाइना को लगता है कि अमेरिका के साथ उसके संबंध अच्छे करने हैं तो उसको भारत के साथ भी संबंध अच्छे करने थे। ठीक इसी तरह से जो इंडो पैसिफिक वाला जो क्षेत्र है, इसमें फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों का जो प्रभुत्व है वह भारत के साथ बढ़ रहा था। ऐसे में चाइना के पास एक ही विकल्प था कि वह क्या करे, सीमा तनाव को अलग करे या सीमा तनाव को समाप्त करके इस इंडो पैसिफिक वाले क्षेत्र में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाए, और इसी के तहत जो है कि उसने यह निर्णय लिया है। अब यह जो है कि भारत, आपको पता है कि जैसा कि हमने बताया, विश्व के सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे बाजार ज़्यादा है, निवेश बहुत ज़्यादा है, लाभ से जो है कि प्रॉफिट काफ़ी होता है। लेकिन जब हम चाइना के ऐप को बंद करेंगे, वहाँ के कंपनियों के निवेश को प्रतिबंधित करेंगे और हम चाइना के सामानों के बहिष्कार की चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, तो इससे क्या होगा, चाइना को नुकसान होगा। और इसलिए चाइना को लगा कि ठीक है, हमें पीछे हटना चाहिए। चीन अभी भी लेकिन भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। एक तरफ तो क्या कर रहे थे, हम लोग चाइना को रोकने का प्रयास कर रहे थे, चाइना के बहिष्कार का प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक और रिपोर्ट है जो यह बताती है कि दोनों देशों के जो संबंध है उसमें जो व्यापारिक पक्ष है वो काफी मजबूत है। अर्थात जिस समय सीमा पर तनाव है उसी समय चाइना क्या है, हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इससे यह पता चलता है कि हमें आगे भी क्या करना है, व्यापारिक गतिविधियों में भारत को आत्मनिर्भर बनाते हुए चाइना के साथ भी व्यापार को आगे रखना है, जिससे क्या हो, भारत की इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी दोनों आगे बढ़ सकें। और चाइना भी इस चीज को समझता है, इसी के कारण उसको लगा कि ठीक है, जैसे पहले हम व्यापार करते थे अब उसी व्यापार पर हमें फोकस करना। कुछ आंकड़े देखिए, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार, अर्थात
अंतिम नहीं है, कुछ और आंकड़े आने वाले हैं। इसके अनुसार वर्ष 2020 में सीमा तनाव के बावजूद चीन क्या है, जो है कि भारत का सबसे शीर्ष व्यापारिक साझेदार है, अर्थात वह देश है जिसके साथ सबसे ज्यादा हमने क्या किया है, व्यापार किया। वर्ष 2019 में दोनों देशों के बीच लगभग 85.5 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। वहीं वर्ष 2020 में लॉकडाउन था और लॉकडाउन में आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ठप था, व्यापार ठप था। बावजूद इसके 2020 में जो द्विपक्षीय व्यापार हुआ है वो 77.7 जो है कि बिलियन डॉलर हुआ है, अर्थात पिछले साल से बस थोड़ा सा ही कम हुआ है। इस अवधि में अमेरिका के साथ जो है कि भारत का जो व्यापार हुआ है मात्र 2020 में मात्र 75.9 बिलियन डॉलर का हुआ है। और इस तरह से चाइना ने क्या किया है, अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत के शीर्ष व्यापारिक जो भागीदार है, साझेदार है, उसका तगमा ले लिया है। वर्ष 2020 में भारत ने चीन से कुल जो है कि 58.7 बिलियन डॉलर का जो है कि आयात किया, जो भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएई से जो आयात किया गया था उससे भी अधिक है। अर्थात अमेरिका जो कि जिसके साथ हमारा आयात दूसरे स्थान पर है और यूएई जो कि तीसरे स्थान पर, तो जितना हमने अमेरिका और यूएई से खरीदा उससे ज्यादा हमने सिर्फ चाइना से खरीदा। और यह वही समय है जब सीमा पर तनाव है। भारत ने इस अवधि में चाइना को जो है कि 19 बिलियन डॉलर का ही सिर्फ निर्यात किया, जो कि वर्ष 2019 से 11% अधिक है। लेकिन इससे हमें पता चलता है कि भारत का जो व्यापार घाटा है चाइना के साथ वो लगभग 40 बिलियन डॉलर का है और यह किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत ज्यादा। तो अब देखिए, जब चाइना को यह सब चीजें दिख रही हैं कि हमारे लिए जब इतना तनाव होने के बावजूद हमने क्या किया, इतना ज्यादा सरप्लस इकट्ठा किया, तो जब संबंध अच्छे होंगे तो हम क्या करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। कोरोना अवधि में चिकित्सा आपूर्ति इसके वजह से क्या हुआ है, हमारे आयात में बढ़ोतरी हुई है। और इसी के कारण क्या हुआ है कि यह जो अवधि है, इसी अवधि में अगर देखेंगे तो भारतीयों ने चीन के जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं उनको वरीयता दी है। और वरीयता इसलिए दी गई होगी क्योंकि रेट क्या रहे होंगे, कम रहे होंगे। ऑनलाइन मार्केट डेटा के अनुसार Xiaomi, OnePlus, ओप्पो, हुआवे भारत में सबसे अधिक बिकने वाले स्मार्टफोन ब्रांडों में से हैं और इसके वजह से काफी ज्यादा चाइना का जो सामान हमारे यहां पर आया है। इसी के साथ साथ जो अन्य तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, भारी मशीनरी है, घरेलू उपकरण है, इस पर भी भारत की निर्भरता बहुत अधिक चाइना पर बनी हुई थी। हालांकि कुछ मात्रा में अभी भी बहुत बनी हुई है। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी ज्यादा व्यापार में उसको लाभ प्राप्त हुआ है। चीन पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए कुछ हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं और ये जो प्रयास किए जा रहे हैं इससे आने वाले समय में हो सकता है व्यापार में कुछ परिवर्तन आए। लेकिन चाइना भी इन चीजों को लेकर क्या है, कंसर्न है। इसलिए वो चाहता है कि भारत जो चाइना पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है वह निर्भरता बनी रहे। वो तभी बनी रह सकती है जब दोनों देशों के संबंध क्या हो, अच्छे हो, ना कि तनावपूर्ण हो। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, सुरक्षा कारणों से सैकड़ों चीनी ऐप पर हमने और निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही साथ जांच और निगरानी में बढ़ोतरी की है। जैसा कि आपने देखा होगा कि 5G जो टेक्नोलॉजी आ रही थी, बहुत सी अन्य टेक्नोलॉजी जो आने वाली थी उन पर हमने प्रतिबंध लगा दिया है और अब उनकी हम जांच करेंगे, निगरानी करेंगे, तब उनका क्या करेंगे, सुपरविजन करने के बाद ही हम उनकी अनुमति देंगे। चाइना जबकि अगर ये तनाव ना क्रिएट किया होता तो उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट था। ठीक इसी तरह से हम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को अपना रहे हैं और इसके तहत हमने बहुत से ऐसे सेक्टर निर्धारित किए हैं जिनमें हम चाइना को रिप्लेस करने वाले हैं। बहुत से क्षेत्रों हमने कार्य भी कर दिया। निवेश और अधिग्रहण पर सरकार की अनुमति होगी, अर्थात जो चाइना अब निवेश करके भारतीय कंपनियों में पैसा लगा रहा था, अर्थात चाइना की जो बैंक है या वहां की बड़ी बड़ी जो कंपनी है या सरकार जो पैसा इंडिया की कंपनियों में लगा रहे थे, अब उसको रेगुलेट करने का प्रयास करें।
प्रश्न आएगा कि आखिर ये जो दोनों देशों के संबंध हैं इनकी भविष्य की आवश्यकता क्या है। तो सही बात तो ये है कि कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था को गति देना दोनों देशों के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ अगर भारत के स्टार्टअप को बढ़ावा देना है तो स्टार्टअप में बहुत बड़ा निवेश चाइना का होता है, भारत के लिए भी जरूरी है। ठीक इसी तरह से अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना है, अपने साझेदारों को बढ़ाना है, मेक इन इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं उनको चाइना से लेकर पूरे ग्लोबल स्तर पर पहुंचाना है, तो भारत के लिए भी जरूरी है कि वो क्या करे, चाइना के मार्केट तक भारत के उत्पादों को पहुंचाए। इसी तरह से कच्चा माल, तकनीकी, मशीनरी के क्षेत्र में क्या है कि चाइना पर अभी हमारी बहुत बड़ी मात्रा में जो है कि डिपेंडेंसी बनी हुई है। इसके कारण जरूरी है कि अगर चाइना अपनी पुरानी गलतियों को जो है कि सही करते हुए वापस जा रहा है तो उसको वापस जाने दिया जाए और जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनके माध्यम से चीजों को आगे बढ़ाया जाए। जब आर्थिक क्रियाकलाप अच्छे होंगे तो सीमा तनाव को भी बैठकर बातचीत के माध्यम से सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होगा। आपको पता है इसी के लिए भारत ने जो है कि 45 चीन के बड़े निवेशों को अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है और साथ ही साथ जो अब एफडीआई का प्रवाह है चाइना से वो फिर से होने लगेगा। तो इससे यह पता चलता है कि दोनों देशों के जो संबंध एक युद्ध के प्रारंभिक बिंदु तक पहुंच गए थे, अब उसमें आर्थिक भूमिका काफी बढ़ती जा रही है और दोनों देशों के जो संबंध हैं भविष्य में और आने वाले समय में बहुत जल्दी हमें बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ एक टॉपिक और चाइना के संदर्भ में जुड़ा हुआ है, वह है कि भारत द्वारा 2017 में कुछ स्टील उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया था। एंटी डंपिंग शुल्क को आसान शब्दों में समझिए, मान लेते हैं ये एक देश है ये देश है बी। अब ये बी क्या करे, किसी चीज का प्रोडक्शन कर ले, मान लेते हैं ये मार्कर का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, तो ए में भी कुछ ना कुछ तो मार्कर का प्रोडक्शन होता ही हो, लेकिन यहाँ पर मार्कर का प्रोडक्शन कम होता है और यहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा होता है। अब इसके यहाँ जो बी के यहाँ मार्कर को का प्रोडक्शन करने की लागत चूंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता है, लागत कम होती है, मान लेते हैं यहाँ पर 10 रुपए होती है और यहाँ पर क्या होती है 2 रुपए आती है, रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब ये क्या करेगा, अगर यहाँ पर 5 रुपए में भी बी क्या करे, अपना मार्कर ए देश में 5 रुपए में भी बेच दे तो इसको क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन यह जो ए देश की अर्थव्यवस्था या जो यहाँ के उद्योग है मार्कर के, वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे ही चीजों को अर्थात कम मूल्य पर लाकर अगर बहुत सारा बी क्या करे, अपना मार्कर इंडिया में डाल दे या इंडिया के बाजार में बहुत सारा जो है कि मार्कर कम कीमत पर डाल दे, तो इससे क्या होगा, जो ये देश है ये उसका जो मार्कर का पूरा इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे जो है कि गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए क्या किया जाता है, एक एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाता है। और एंटी डंपिंग का मतलब होता है कि डंप को रोकने के लिए लगाए जाने वाला शुल्क। तो यह भी एक बार चर्चा में इस समय बना हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जब हम आर्थिक क्रियाकलापों को आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या हमें जो चीन के स्टील पर आयात, चीन से जो स्टील हम आयात करते थे उस पर जो हमने एंटी डंपिंग शुल्क लगाया था, क्या हम उसको भी हटाने वाले हैं। तो उसके विषय में भी एक खबर आज के पेपर में थी, उसको भी समझ लेते हैं। भारत द्वारा 2017 में कुछ स्टील उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया था। इसकी अवधि जो समाप्त होगी, वह एंटी डंपिंग जो शुल्क लगाया गया था या एंटी डंपिंग जो नियम लगाया गया था वह होगी मई 2021 में। हाल ही में क्या हुआ है कि घरेलू उत्पादकों और निर्यातकों ने व्यापार उपचार महानिदेशालय अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमिडीज, जिनका शॉर्ट फॉर्म होता है DGTR, के सामने कहा है कि ये जो प्रतिबंध लगाए गए थे अर्थात जो एंटी डंपिंग शुल्क का जो नियम था इसको कंटिन्यू किया जाए, अर्थात जो एंटी डंपिंग शुल्क है उसको समाप्त करने की अभी जरूरत नहीं है। DGTR ने घरेलू उद्योगों की शिकायतों और एंटी डंपिंग शुल्क जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए जो है कि जांच प्रारंभ कर दी है। और यह जो शुल्क लगाया गया था वह लगाया गया था कि जो सीमलेस ट्यूब होते हैं, जो लोहे के खोखले पाइप होते हैं, अर्थात जो स्टील के बने हुए कुछ प्रोडक्ट हैं, उन पर क्या हुआ था कि जो यह एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया था तो यह जो उत्पादक थे कह रहे थे कि इसका जो सनसेट रिव्यू
होता है वह सनसेट रिव्यू किया जाए। इसका मतलब है कि जल्दी से जल्दी रिव्यू करके यह जो लगाया गया शुल्क था इसको कंटिन्यू किया जाए, हटाने की जरूरत नहीं है। यह जो उत्पादक हैं भारत के, जिनको यह डर था कि अगर यहां से एंटी डंपिंग शुल्क हटा लिया जाता है तो हमारा जो स्टील है वह बर्बाद हो जाएगा, ठीक उसी तरह से चाइना क्या करेगा, बहुत बड़ी मात्रा में स्टील लाकर यहां पर डंप कर देगा। तो इसमें यह कहा गया कि चूंकि भारत और चाइना दोनों अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करके नए सिरे से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो भारत ऐसा ना करे कि वह स्टील पर लगे हुए एंटी डंपिंग शुल्क को समाप्त कर दे। इसीलिए उत्पादक पहुंचे और उन्होंने कहा कि यह जो एंटी डंपिंग शुल्क भारत के द्वारा लगाया गया था, इसके बावजूद चीन से इन उत्पादों की डंपिंग अभी भी जारी है, तो इस डंपिंग को रोका जाए और एंटी डंपिंग जो शुल्क है लगा हुआ है उसको कंटिन्यू किया जाए। आपको पता है कि ब्रिक्स 2021 का जो सम्मेलन है वह नई दिल्ली में होगा और यह जो सम्मेलन है इसमें सबसे प्रमुख जो नजर होगी वह रूस पर होगी। अब यह रूस को के ऊपर निर्भर कर रहा है कि वह कितना जो है कि चाइना को कंट्रोल करके भारत के साथ अपनी मजबूती दिखाते हुए आगे बढ़े। और जैसे ही क्या होगा, यह ब्रिक्स सम्मेलन होगा, इसमें जो ब्रिक्स के देश हैं वो भी शामिल होंगे, ब्राजील भी शामिल होगा, साउथ अफ्रीका भी शामिल होगा। तो यहां से यह आवश्यकता महसूस की जा रही है और इन संगठनों का मानना है कि अब हमें क्या करना है, ये जो तनाव थे इन तनावों को हमें रोकते हुए हमें जो है कि आर्थिक क्रियाकलापों में आगे बढ़कर इस क्षेत्रीय संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। और बहुत से ऐसे ग्लोबल मुद्दे हैं जिस पर ब्रिक्स महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है। चूंकि इसका आयोजन दिल्ली में होगा तो चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, रूस के अगर वहां पर परिवर्तन नहीं होता तो भी शामिल होंगे। स्वाभाविक है, देखना यह होगा कि भारत और जो है कि चीन कैसे आगे इन संबंधों को लेकर आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो संबंध है अगर आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कंटिन्यूस चलते रहेंगे, इसमें बहुत परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, परिवर्तन तभी आएगा जब मैंने कहा कि जो सीमा तनाव वाला मुद्दा है उस पर क्या किया जाए, कोई गतिरोध पुनः उत्पन्न हो। हालांकि भारत जो है कि बहुत से ऐसे पक्ष हैं जिन पर नहीं बोलता है और उसके पीछे कारण यह है कि तनाव बढ़ेगा, चाहे उइगर समुदाय का मुद्दा हो, हांगकांग का मुद्दा हो, या फिर जो है कि जो दक्षिणी चीन सागर का मुद्दा हो, या फिर ताइवान का मुद्दा हो, वियतनाम का मुद्दा हो। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चाइना को काउंटर कर सकता है, उस पर अटैक कर सकता है, अर्थात अटैक का मतलब है कि अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। लेकिन भारत इसीलिए अभी संभल कर चल रहा है क्योंकि उसको जरूरत है कि हमें क्या करना है, इन तनावों से आगे बढ़कर सबसे पहले जो कोविड के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हुआ है उसको पॉजिटिव इंपैक्ट में बदलना है। हमारे यहाँ की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको मजबूत करना है, सीमा वाले क्षेत्र में हमारी तैनाती को और मजबूत करना है और उन सभी उपायों को अपनाना है जिससे दोनों देशों के संबंधों के साथ साथ समृद्धि को बढ़ावा मिले। आई होप आप पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।